नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 9th में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि फसल की किस्मों में सुधार कैसे बढ़ाई जाए। आज पोषण न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सीखेंगे, यानी पौधों को कौन कौन से पोषण चाहिए, कहाँ से मिलते हैं और सही तरीके से कैसे देना है ताकि पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ सके। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको याद रखना है कि हमने सीखा था कि अच्छी किस्म चुनना क्यों ज़रूरी है। अब अगला कदम है उसी किस्म की सही पोषण देना ताकि उसकी पूरी क्षमता निकले। ये स्लाइड बस इसी पे है, पोषण प्रबंधन। फसलों के लिए पोषण तत्व क्यों जरूरी है? जैसे इंसानों को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए पोषण चाहिए, वैसे ही फसलों को भी पोषण तत्व चाहिए। फसलों को मुख्य रूप से पोषण मिलता है हवा, कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, हाइड्रोजन, मिट्टी, अन्य खनिज तत्व। अगर मिट्टी में पोषण तत्वों की कमी हो तो फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों घटती है। उदाहरण, यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो तो पत्तियां पीली पड़ने लगती है और फसल कमज़ोर होने लगता है। पौधों को पोषण 3 जगह से मिलता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हवा CO2 और O2, पानी H हाइड्रोजन और मिट्टी मतलब बाकी खनिज। अगर मिट्टी में कमी होता है तो उपज और गुणवत्ता दोनों घटते जाते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन कम मिले तो क्या होता है, पत्तों का रंग पीला पड़ने लगता है। उसी तरह से अगर फॉस्फेट्स मतलब कि फॉस्फोरस कम मिले तो क्या हो गया, उनकी जड़ें कमज़ोर होने लगती है, फूल फल में कमी आ जाती है। आप इसमें बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे धान, गेहूँ, इसमें कमी मिलेगा तो क्या होगा, ये पीली या पौधा कमज़ोर होने लगेगा, दाने छोटे छोटे होने लगेगा। अगर टमाटर और मिर्च का बात कर लो, अगर इसमें पोटाशियम कम रहेगा और अगर इसमें पोटाशियम कम रहता है तो इसमें फूल कम आते हैं। अगर इसमें पोटाशियम कम रहेगा तो रोग रोधक क्षमता भी घटने लगती है, फल नरम पड़ने लगते हैं। आप कुछ और फ्रूट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे केला, आम, ये सब में पोटाशियम बहुत ज़रूरी है। अगर पोटाशियम अच्छे से नहीं मिलता तो फल का आकार घटने लगता है, मिठास में कमी आ जाती है और इसमें सेल्फ लाइफ भी घटने लगता है, मतलब धीरे धीरे वो जल्दी ख़राब होने लगता है। टमाटर में कैल्शियम का कमी, अगर टमाटर में कैल्शियम की कमी होगा तो उसमें क्या होगा जानते हैं, ब्लोसम एंड रॉट, जो फल के निचले हिस्से पर काला काला धब्बा धब्बा होने लगता है। आप लोगों ने टमाटर देखा होगा, कहीं कहीं पर काला काला धब्बा होता है, वो कैल्शियम की कमी से होता है। अगर दाल है, पल्सेस है, अरहर का दाल ले लो या चना का दाल ले लो, इसमें अगर मोलिब्डेनम की कमी हो जाएगी तो जड़ में नाइट्रोजन और फिक्सेशन कमज़ोर हो जाता है, पत्तियां भी पीली पड़ने लगती है। अब पत्तेदार सब्जियों का एग्जांपल ले लो, जैसे मेथी, पालक, ये सब में मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल का हिस्सा कम पड़ने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, पत्तियां फीकी पड़ने लगेगी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पोषक तत्वों के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, दोनों में अलग है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। पोषण तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, अधिक मात्रा में आवश्यक पोषण तत्व। जब हम अधिक मात्रा में आवश्यक पोषण तंत्र डालते हैं तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब के
इसके पीछे भी हम लोग ने स्लाइड में पढ़ा था कि इन सब की कमी से कैसे पौधे को तकलीफ फेस करना पड़ता है। दूसरा है कम मात्रा में आवश्यक पोषण, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनल, क्लोरीन आदि। जैसे इंसानों को थोड़ा सा आयरन बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही पौधों को भी जड़ों थोड़ी मात्रा में लोहा Fe ज़रूरी होता है। देखिए, जो मैक्रो मतलब अधिक मात्रा वाला, जिसमें आपका नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है, और माइक्रो में कम मात्रा वाला में जैसे Fe, Mn, B, Zn, Cu, MO, Cl आदि, ये सब चाहिए। किस किस तरह में क्या असर होता है, ये सब बाहरी उदाहरण। जैसे नाइट्रोजन क्या करता है, पत्तियों को हरा और वृद्धि देने का काम करेगा। पोटासियम जड़ में, फूल फल, मटर में, चना में पोटासियम प्राप्त हो तो वो जल्दी फूल अच्छा देता है। फॉस्फोरस रहे तो पोटासियम से क्या होगा, पानी का संतुलन, रोग रोधक। आलू और केला में अगर पोटासियम हो तो वो बहुत अच्छे गुच्छेदार होते हैं, उनके केले के शेप अच्छे होंगे। अगर कैल्शियम हो तो क्या होगा, दीवार, मटर, शिमला मिर्च, ये सब का फल बहुत अच्छे से होगा। अगर मैग्नीशियम अच्छे से पाया जाता है तो क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी से होगी, जिसमें पालक हो गया, पत्तीदार सब्जियां में। अगर सल्फ़र की मात्रा अच्छी होगी तो जो भी प्याज, लहसुन, सरसों, ये सब बहुत सुगंधित होगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी तरह से होगी। आप कुछ सब्जियां होते हैं जैसे नींबू हो गया, ये सब पत्तीदार सब्जियां जिसमें आयरन पाया जाता है, वो आयरन क्लोरिसिस काम करेगा उसमें। Zn जिसको हम लोग जिंक कहते हैं, जिंक ज़्यादातर धान में, मक्का में, इस तरह में होता है। बोरॉन जैसे आपका बीज, फूलगोभी, टमाटर, ये सब में बोरॉन पाया जाता है, और ये बोरॉन रहने से फल के सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होती है। पोषण तत्वों के स्रोत क्या हैं? फसलें पोषण तत्व कहाँ से प्राप्त करती हैं? गाय का गोबर, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन बहुत होता है। अब कैसे? तो आप हवा, ये तो ठीक है, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और खनिज तत्व। मिट्टी से बाकी सभी खनिज तत्व। उदाहरण, यदि एक किसान अपनी मिट्टी में जैविक खाद, गोबर और पानी सही मात्रा में देता है तो उसकी फसल को पूरा पोषण प्राकृतिक रूप से मिल सकता है। देखिए, सोर्सेस कहाँ है ये समझते हैं। हवा से हमें CO2, O2, पानी से हाइड्रोजन और घुले खनिज, मिट्टी से शेष खनिज मिल जाते हैं। जैविक स्रोत क्या है? गोबर, जिसमें हम लोग को FYM मीन्स कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये धीरे धीरे पोषण छोड़ते हैं और मिट्टी को बहुत अच्छा बनावट सुधारते हैं। उसके मिट्टी का जो बनावट होता है उसको सुधारने का काम करते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा आप अगर नेचुरल फार्मिंग में जाइएगा या ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो वो लोग वर्मी कंपोस्ट ये सब का इस्तेमाल करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र, जिसको हम लोग सूक्ष्मजीवी कहते हैं, जिसमें आपका राइजोबियम, दालों के लिए राइबोसोमियम का इस्तेमाल करते हैं। एजेक्टोबैक्टीरिया, धान और गेहूं के लिए। फिर PSB, जिसको हम लोग फॉस्फोट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। फिर आपका फिर इस तरह का चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण के लिए समझिए, घर में वेजिटेबल्स पील्स होते हैं ना, उसको हम लोग कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खाली ऑयल केक, उसका भी इस्तेमाल हम लोग मिट्टी में मिलाकर उसका भी कंपोस्ट बनाते हैं। तो अलग अलग तरह से हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। पोषण प्रबंधन के 3 स्तर क्या क्या है? पोषण के अनुसार खेती को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे पोषण को देखते हुए खेती को 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। पहला, कम लागत वाली खेती, जिसमें नो कॉस्टिंग फार्मिंग, जिसमें हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपका हो गया कि आप खेत में खुद से जैविक चीज़ें डाल दो, गोबर डाल दो,
फिर फसल के अवशेष डाल दो। फसल का अवशेष मतलब जब फसल उगाते हो तो कटिंग होता है ना, उसके अवशेष डाल दो। ये मध्य लागत वाली खेती जिसको लो कॉस्ट फार्मिंग बोलते हैं। कुछ खरीदी गई सामग्री जैसे खाद, कंपोस्ट आदि का उपयोग। इसमें हम क्या करेंगे कि कंपोस्ट डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालिए, बायोटिलाइज़र डालिए, सीमित रासायनिक खाद, ये सब आप डालो। तीसरा है हाई कॉस्ट फार्मिंग, जिसमें आप महंगे रासायनिक खाद डाल सकते हैं जैसे कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, क्योंकि हर लोग अलग अलग तरह से खेती करते हैं, तो इसमें आप हाई मात्रा में उर्वरक डालिए, कीटनाशक डाल सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन भी करवाओ, सॉइल टेस्ट आधारित बैलेंस डोज भी देना। तो आप बहुत सारा मशीन्स यूज़ कर रहे हो तो वो खेती बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए एक ऐसे जिसमें सिर्फ जैविक खाद से खेती की, एक किसान है जो सिर्फ जैविक खाद कर रहा है, ठीक है, उसे कम खर्च में अच्छी उपज मिली, यह मध्यम लागत वाली खेती कहलाती है। इसको भी हम लोग मध्यम लागत वाली खेती कहलाती है, जिसमें हम लोग कम पैसा इस्तेमाल करके अच्छा खेती कर सकते हैं। पोषण प्रबंधन का महत्व। ये पोषण प्रबंधन का महत्व क्या है? यदि पौधों को सही मात्रा में पोषण ना मिले तो फसल की उपज कम हो जाती है, पौधे में रोग जल्दी लगते हैं, बीजों की गुणवत्ता गिरती है। संतुलित पोषण देने से फसल स्वस्थ, मजबूत और अधिक उपज देती है। उदाहरण, अगर किसान हर बार सिर्फ नाइट्रोजन का प्रयोग करे और फास्फोरस ना दे तो पौधा लंबा होगा पर फल नहीं देगा। ये बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि लोग ऐसा करते हैं। देखिए, गलत और एक तरफा खाद, ये दोनों में अंतर। जब गलत और एक तरफा खाद हम लोग डालते हैं तो उपज तो कम हो जाता है, रोग बहुत ज़्यादा लगता है, चाहे बीज हो या फल हो, दोनों की क्वालिटी डाउन हो जाती है। अगर हम संतुलित पोषण देते हैं तो पौधा लगातार ताकतवर होता है, स्ट्रेस टॉलरेंट को सहता है, मतलब कि आंधी, तूफान, बहुत ज़्यादा बारिश, इस तरह का। इसके फल फूल बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरेज लाइफ भी बेहतर होता है, आप इसको ज़्यादा टाइम तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। अगर फसल की क्वालिटी का उदाहरण ले, जैसे केला, केरीच है जिसमें बड़े गुच्छे मिलते हैं। अगर सरसों में एस देना ना भूले तो तेल की जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, खुशबू भी बढ़ेगी। चना और अरहर में अगर आप राइजोबियम कल्चर करते हैं, कम यूरिया से भी वो बहुत अच्छा दाना देगा। प्याज ले लो एक एग्जांपल आप, ठीक है, तो प्याज में क्या करते हैं, उसमें भी अगर आप ZN डालो और सल्फ़र डालो तो वो बहुत अच्छा उसका प्याज का ग्रोथ होता है। टमाटर मिर्ची में आप कैल्शियम डालो, फिर उसमें उसका जो फल कटने के बाद जो शेप होता है या उसके ग्रोथ होते हैं फ्रूट्स के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर किसान हर्बल सिर्फ, तो आप एक ही चीज़ नहीं डाल सकते कि आप सिर्फ नाइट्रोजन डाल दिए मेरा काम हो गया, फास्फोरस नहीं डालें। तो अगर फास्फोरस नहीं डालेंगे तो उससे होने वाली प्रॉब्लम होने लगेगी, तो आपको सब कुछ बहुत बराबर मात्रा में डालना है। क्या याद रखना है? फसलों को संतुलित और पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। फसलों को हमेशा संतुलित और पर्याप्त पोषण, मतलब जो उनको पोषण चाहिए उसकी आवश्यकता होती है। पोषक तत्व मिट्टी, पानी और हवा से मिलता है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि हमें जो पोषण तत्व मिलता है वो मिट्टी से, पानी से और हवा से मिलता है। खेती की लागत और पोषण प्रबंधन का सीधा संबंध उपज से होता है। हाँ, हम लोग जो भी खेती कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम तो हमारा क्या है कि ये कैसा उसका आउटकम आया, लागत आपने कितना लगाया था, आपको उपज कितना है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है।
स्मार्ट पोषण प्रबंधन, ज़्यादा उपज प्लस कम नुकसान। मतलब कि अगर हम लोग स्मार्ट तरीक़ों से खेती करते हैं, ठीक है, स्मार्ट तरीक़ों से भूमि में अच्छा पोषण डालते हैं, तो हमारा उपज भी ज़्यादा होगा और नुकसान भी कम होगा। अगर हम स्मार्ट तरीक़ों से नहीं करते, सिर्फ एक तरह का मशीन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये फर्टिलाइज़र डालो, सब डाल दो, तो क्या होगा, हमारा ज़मीन भी ख़राब हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी भी कमते जाएगी, उपज भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फसल है उसको लड़ने का मौका नहीं दे रहे, आप उनको सहने का मौका नहीं दे रहे हो। तो जब आप उनको सहने का मौका देंगे तभी तो उनमें अच्छी क्वालिटी की अनाज हो पाएगा। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे खाद और उर्वरक, ये दोनों क्या है। खाद किस तरह से हमारे भूमि को फर्टाइल कर रही है या बंजर बना रही है, और उर्वरक कैसे काम करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम अगली वाली पार्ट्स में पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। थैंक यू।